नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक रहस्य के बारे में बताया वेल्स पत्रकार और शोधकर्ता जेनरी मार्टिन स्टैनली। अब स्टैनली ने कहा कि एक कॉन्टिनेंट है हमारे इस दुनिया में जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया। अब डार्क कॉन्टिनेंट कहने का तात्पर्य उसने अफ्रीका से लगाया। और क्यों अफ्रीका को कहा गया? क्योंकि 19वीं सदी के अंत तक ये देखा गया कि अफ्रीका के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं। अब अगर यहां पर आप अफ्रीका के मैप को देख रहे हैं तो एक तो ये जो कोस्टल एरिया है वो पठारी क्षेत्र, जहां से एंट्री करना बहुत मुश्किल था। और ये जो आपको उत्तरी पश्चिम वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो आप जानते हैं सहारा डेजर्ट, वह इस एरिया में पड़ जाता है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अब यहां से भी एंट्री लेना मुश्किल हो रहा था और इस जगह से भी यहां पर एंट्री लेना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से इस जगह को डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया, यानी कि एक ऐसा महाद्वीप जो कि अंधेरे में घिरा हुआ है। हमारे पास उसके विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। और एक बात और इसके विषय में कहें तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहां पर 55 से अधिक देश हैं, लेकिन यह विकास की यात्रा में बहुत पीछे छूट गए हैं। यदि सामाजिक आधार की बात करें तो उसमें भी, तकनीक की बात करें तो उसमें भी, और अगर इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखेंगे तो उसके हिसाब से भी यह जो महाद्वीप है इसमें विकास जो है वह सबसे कम देखा गया है। अब यहां पर एक नई तरह की समस्या देखी जा रही है। डाउन टू अर्थ ने एक रिसर्च किया और उसके आधार पर कुछ बातें पब्लिश की गई है। तो उसी को हम डाउन टू अर्थ को आधार बना करके इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? अफ्रीकी शहरों में क्यों बढ़ रहा है पर्यावरणीय खतरा? हम सब जानते हैं कि हम सभी जो हैं क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन इसका प्रभाव किसी खास जगह पर बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम भारत में रहते हैं तो हमारे उत्तर में हिमालय है, हमारा प्रहरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो यूरोपीय कंट्री में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कहा गया है कि यहाँ की जलवायु जो है वह विषम जलवायु हो गई है, विषम परिस्थिति हो गया है। यहाँ पर विषम परिस्थिति कहने का क्या तात्पर्य है? विषम परिस्थिति कहने का तात्पर्य है कि जब मानसून होना चाहिए था तब सूखा हो रहा है, जब ठंड पड़नी चाहिए थी तो गर्मी पड़ रही है। इन सब वजहों से यहाँ की स्थिति जो है आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की इस जगह पर मृत्यु होने वाली है। इसके अलावा एक और बातें कही जा रही है कि मरुस्थलीयकरण जो है वो तेजी से बढ़ने वाला है इस महाद्वीप में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 साल बाद, 100 साल बाद यह जगह शायद रहने लायक ना बन जाए। अब सोच सकते हैं कि मैंने कहा 55 से अधिक देश यहां पर हैं, और इसके हिसाब से यदि सोच के देखिए, यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह कितना अपने आप में विनाशकारी हो सकता है। तो यहां पर देखिए, डाउन टू अर्थ ने यह बताया है कि यहां की जो मेगा सिटीज हैं, मतलब समस्या तो हर जगह बना हुआ है अफ्रीका में, लेकिन वहां के जो बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज हैं, उसके हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। और उसकी हालात इतने तेजी से खराब हो रहे हैं कि अब वो शहर रहने लायक नहीं हो रहा है। अब यहां पर एक बातें कही गई है कि समस्या, लेकिन समस्या तो मैंने कहा भारत में भी है, समस्या तो यूरोप में भी है, समस्या तो अमेरिका में भी है, लेकिन यहां की एक दिलचस्प बात है वो समाधान की बात। तो अफ्रीका के लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत कम संसाधन का उपयोग करके, बहुत कम निवेश करके और समाधान की ओर तेजी से ये बढ़ रहे हैं। अब वो सब क्या मुद्दा है, हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। देखिए, यहां पर कहा गया है कि आपको ग्रीनिंग करना पड़ेगा, क्लाइमेट एडॉप्टेशन जो है उस पर काम करना पड़ेगा। अब ये अफ्रीका महाद्वीप को सबसे पहले आप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप पर आप इसकी अवस्थिति को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये पूरा एरिया यहां पर जाता है। अब देखिए, ये क्षेत्र, जैसे आप भारत को यहां देख रहे हैं तो भारत का भी ये क्षेत्र जो आपको दिखेगा, हम कहते हैं ना कि प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर देखिए ये 3 क्षेत्रों से पानी से घिरा हुआ है। ठीक ऐसे ही अगर इस महाद्वीप की स्थिति आप देखेंगे तो इस महाद्वीप की स्थिति भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये देखिए, यह भी प्रायद्वीपीय, जैसे हमारा देश प्रायद्वीपीय देश है, वैसे ही इस एरिया को हम कह सकते हैं कि ये पूरा महाद्वीप का जो ये दक्षिणी वाला हिस्सा है ये पूरा प्रायद्वीपीय है। क्योंकि 3 क्षेत्र से यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर पश्चिम वाले क्षेत्र से देखेंगे तो साउथ अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर साउथर्न ओशियन है, और यहां पर इस तरफ देखेंगे तो आप इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। तो ये भी प्रायद्वीपीय पूरा महाद्वीप ही है। यहां मैंने कहा 55 से प्लस कंट्री यहां पर मौजूद है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये इस
जगह जो आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल मैप है और ये इसका फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप मतलब यहाँ पर राष्ट्रों की सीमा तय होती है। एक चीज आप इसके पॉलिटिकल मैप पर गौर कीजिएगा, अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप पे कुछ कंट्री आपको इस पर ऐसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि ऐसे सामने किसी ने स्केल रख दिया और फिर ऐसे लाइन खींच दिया है। जैसे भारत का ही अगर आप बॉर्डर देखें यहाँ पर, तो हमारा बॉर्डर कैसा है, आपको ऐसे जिग जैग में नजर आ रहा है ना, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे कंट्री ऐसा दिखेगा कि जैसे कि किसी ने स्केल से खींच दिया हो और बाउंड्री तय किया होगा। देखो यहाँ पर आप देखो ये कंट्री है, इसमें आप देखो किस तरह से ऐसे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, फिर इसके अलावा यहाँ इजिप्ट वाला भी देखिए, बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएगा कि जैसे किसी ने स्केल से रख दिया और फिर बाउंड्री खींचा हो, यानी कि बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया हो। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है, बहुत बड़ी वजह यहां पर है कि खास करके ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे, ये वाला पूरा एरिया, यहां पर सहारा मरुस्थल है, ठीक है, तो यहां पर बाउंड्री करना आसान था। दूसरी बात, यह क्षेत्र जो है यह भी उपनिवेश था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री यहां पर इस जगह पर आकर के अपना प्रभुत्व जमाए रखे, जैसे कि भारत में था। और भारत में भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का जिस तरह से इस एरिया में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जिग जैग उसका भी वजह एक ब्रिटिश हुकूमत ही रहा। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिल जाएगा। और ये जो है फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप कहने का तात्पर्य, हम ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पर्वत पठार कहाँ है, नदी कहाँ है, कैसे वहां पर सवाना वन कहाँ है, ये सब चीजें हम इस पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ बातें देखते हैं। अफ्रीका को होना चाहिए था कुछ ऐसा, लेकिन अफ्रीका हो गया कुछ ऐसा। कहने का मतलब है कि यह जगह जो है यहां पर संसाधन का अभी बहुत अधिक उपयोग भी नहीं हुआ है। दोहन तो बहुत दूर की बात है। मैंने इसको सबसे पहले ही कहा था कि डेनरी मार्टिन स्टैनली जो हैं उन्होंने कहा इसको डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट कहने का मतलब है कि यहां जो चीजें हैं उसके विषय में हमें बहुत पता नहीं है, और यहां पर बहुत सारा खनिज है, बहुत सारा संसाधन है, लेकिन यहां पर पूंजी की कमी है। अब समझिए, पूंजी की कमी का मतलब, पूंजी में आपने अर्थव्यवस्था पढ़ा होगा, उसमें दो बातें कही जाती है। एक तो पूंजी की जब भी बात किया जाएगा तो टेक्नोलॉजी के बात किया जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात यहां पर किया जाएगा फंड का, यानी कि पैसे की भी कमी है और दूसरा तकनीक का भी कमी है। इसलिए यहां पर जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का सही से अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। पहली बात तो ये खनिज संपदा से भरा हुआ जगह है, इसीलिए यहां पर बाहरी देशों का नजर भी बना हुआ रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं इसका उपयोग ही नहीं हुआ है बहुत अधिक। दोहन तो बहुत दूर की बात है, और फिर भी ये इस कंडीशन में पहुंच गया, खतरे के निशान तक पहुंच गया। तो क्यों, आखिर क्या वजह हो गया होगा, इन चीजों पर देखते हैं। डाउन टू अर्थ ने जिन बातों को कहा है जरा हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि यहां डाउन टू अर्थ ने अपने रिसर्च में यह कहने की कोशिश किया है कि दुनिया के जो, अगर प्लानेट को हम स्थिति में देखें, पूरी दुनिया में, आप पूरे ग्लोब पे देखें तो शहर पूरे दुनिया में कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत भूभाग पे है, तो वह केवल 3% पे है। यानी कि इस पूरी दुनिया में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो केवल 3% जगह पर शहर है। अब जरा सोच सकते हैं, यानी कि 97% जो एरिया है वह रूरल एरिया है। पहली बात तो ये समझ में आ गया। अब जरा सोचिए ये 3% शहर कितना विनाशकारी हो सकता है, इस पर अब चलते हैं। डाउन टू अर्थ ने यही बातें कहा कि देखिए शहर तो केवल 3% ही है भूभाग इस दुनिया का, लेकिन यहां से 78% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। पहली बात ये, और अफ्रीका के कंडीशन में ये ज्यादा हो रहा है। यही बातें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या क्या कहा गया है, क्यों इस तरह की स्थिति अफ्रीका में बना हुआ है, ठीक है। तो 3% केवल शहर पूरी दुनिया में, 78% ग्रीन हाउस इमिशन केवल यहां से, बाकी ग्रामीण एरिया से। तो ग्रामीण एरिया से बहुत कम हुआ, केवल 22% हुआ। अब चलिए यहां पर एक चीज और भी कहा गया, पानी को लेकर के कहा गया कि अब पानी की जब बात करेंगे तो इस 3% भूभाग पे जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि शहर में रहने वाले लोग, ये 60% पीने लायक पानी का उपयोग कर लेते हैं। बाकी 40% जल जो है वह 97% एरिया में रहने वाले ग्रामीण लोग करते हैं। अब जरा समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एनर्जी की बात की जाएगी। आज के आधुनिक समय में एनर्जी के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है, आपके घर से इलेक्ट्रिसिटी अभी गायब हो जाए, आपका मोबाइल फोन डेड हो जाएगा, आपको तो एकदम मन ही नहीं लगेगा काम करना, सारा काम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि एनर्जी की अगर बात करें तो शहरी, पूरी दुनिया के हिसाब से मैं कह रहा हूं,
पूरी दुनिया में जो शहर जो 3% भूभाग पे है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वह उपलब्ध एनर्जी का 80% कंज्यूम करते हैं। जरा सोच लीजिए, 80% जो ऊर्जा है वो ये 3% भूभाग पे रहने वाले लोग कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि शहर में रहने वाले लोग हैं। और इतने जो 97% एरिया में रहने वाले लोग, ग्रामीण लोग जो हैं, उनके लिए केवल यहां पर 20% एनर्जी ही छोड़ते हैं ये। और ये सब चीज अफ्रीका में बहुत तेजी से हो रहा है और इस वजह से अफ्रीका की जो कंडीशन है वह अब विनाश की ओर जा रहा है। और यहां पर इस बात को अफ्रीका ने समझा भी, क्योंकि देखिए, अगर यहां पर कई रिसर्च हुए और कहा गया कि यदि अफ्रीकी लोग अब नहीं जगे, उन्होंने अब अपने अंदर अवेयरनेस इन चीजों से निपटने के लिए नहीं लाया, तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो सकता है। और इस तरह की कंडीशन हो सकता है नहीं, बल्कि हो भी रहा है। केन्या की बारे में बात करते हैं, एक अफ्रीका का देश है केन्या। नैरोबी शहर की अगर बात करें तो वहां पे बाढ़ आया, ये कंडीशन आप देख रहे हैं। तो केन्या का जो नैरोबी शहर है, जरा आपको मैं मैप पे सबसे पहले उसे दिखाता हूं। अब जरा देखिए वहां की कंडीशन कितनी खराब हुई है। ये केन्या हुआ और यह नैरोबी इसकी राजधानी है। जब यहां पर बाढ़ आया पिछले दिनों, तो आप जानते हैं कितना बड़ा यहां पर आपदा देखने को मिला। 40,000 लोग जो है वह बेघर हो गए, प्रभावित हुए। इससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, जान माल की काफी अधिक क्षति हुई। और ये कंडीशन आपको सिर्फ केन्या का नहीं है, अफ्रीका के विभिन्न देशों के हालात देखिए कि कहीं पर बहुत अधिक पानी आ गया है, बाढ़ की समस्या हो गई है, तो कहीं बिल्कुल सूखा हो गया, कहीं लोगों इतना तूफान आया कोस्टल एरिया में कि लोग का घर बार सब खत्म हो गया, तो कहीं नदियां थी। अब देखिए, एक व्यक्ति सिंबॉलिक तौर पर इस तस्वीर पर देखने की कोशिश कीजिए आप, त्रासदी है ये तस्वीर। एक समय यहां नदी कोई बहा करती थी, लेकिन नदी इस कदर यहां से सूख गई है कि अब व्यक्ति केवल नाव लेकर के वहां पर बैठा हुआ है, पानी एक बूंद भी नहीं है। और यह अफ्रीका की हर जगह की कहानी हो रही है। मजबूरन क्या हो रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही है। ये हालात बन रहे हैं अफ्रीका में। और अफ्रीका में, जैसा मैंने कहा, डाउन टू अर्थ ने कहा कि ये शहर शहर की स्थिति हो रहा है। वजह क्या है? तो अफ्रीका में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही है और मानव जनित भी आपदाएं आ रही है। अच्छा, प्राकृतिक आपदाएं कहीं ना कहीं मानव जनित कार्यों से घटित हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आप सूखा की स्थिति ले लेंगे, बाढ़ की स्थिति लेंगे, तो हम जो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने रहन सहन के तौर तरीकों में जो हम बदलाव नहीं कर रहे हैं या गलत तरीके से रह रहे हैं, उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहीं देखिए यहाँ पर बाढ़ आ रहा है, कहीं यहाँ पर भूकंप आ रहा है, और इस तरह की स्थिति आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो कहीं पे सूखा आ रहा है। इजिप्ट, जो कि एक कह सकते हैं कि अब पुरानी सभ्यता कहा जाता है, वहां भी इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगा। कमोबेश आप देखिए पूरे अफ्रीका में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया। अब यहां पर 2-3 कंडीशन इसको लेकर के बताया गया है कि क्या कंडीशन है। एक शब्द यहां पर यूज किया गया, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। देखिए, ये जो हीट आइलैंड की बात की गई, उष्मा द्वीप की बात। अब उष्मा द्वीप क्या है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा। और उष्मा द्वीप, यदि आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपने इस शब्द को पढ़ा होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा जगह जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया हो। ठीक है, अब जैसे कि इस जगह पर देख लीजिए, इस जगह की स्थिति मैं आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए एक हम ग्लोब पे हैं, ठीक है, और यहां पर रहने के हिसाब से हमने चीजें तय की है। जैसे कि मान लीजिए भारत एक गांव का देश है। भारत की अधिकांशता आबादी, 50 से 60% आबादी आज भी गांव में निवास करती है। अब लोग अगर गांव से पलायन करते हैं, तो पलायन क्यों करेंगे? उन्हें स्वास्थ्य चाहिए बेहतर, उन्हें बेहतर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। इसके लिए वो मजबूरी में गांव छोड़ करके शहर की तरफ जाएंगे। तो गांव छोड़ करके क्या लोग सीधे मेट्रो सिटी में जाते हैं? नहीं। आप गौर करेंगे, आप जब अपने गांव अब जाया करें तो आप गौर कीजिएगा कि आपके गांव के बगल में छोटा मोटा शहर डेवलप होना शुरू हो गया होगा। ये लोग जो गांव में रहते हैं, ये जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, यही यहां पर जा रहे हैं। कस्बाई शहर आप जिसे कह सकते हैं, आप इसे सब अर्बन एरिया कह सकते हैं। तो ये लोग यहां पर पहुंचे। अब यहां के बाद जो है ये आगे बढ़ेंगे और विस्तार होगा उस शहर का। सरकार भी वहां पर पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी, फंड जाएगा, तो ये जगह जो है धीरे धीरे कॉमर्शियल होगा। कॉमर्शियल से ये
आगे बढ़कर के शहर होगा, फिर महानगर हो जाएगा, मेट्रो सिटी, दिल्ली जैसा, मुंबई जैसा, चेन्नई जैसा, कोलकाता जैसा। तो ये स्थिति जो है फिर यहां पर शहरी रहन सहन होगा, फिर पार्क बनेगा, फिर इस तरह की चीजें बढ़ती है। एक मुद्दा तो आप ये समझ गए। दूसरी बात, अब इसका प्रभाव क्या इन्वायरमेंट पे पड़ेगा यह हमें समझना है। देखिए ये एरिया जो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह की स्थिति, ये वाला पोर्शन। अब इसमें देखिए यहां पर टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और ये क्षेत्र जो है वह अर्बन। अब मान लीजिए यहां पर तकरीबन आपको 37 डिग्री टेम्परेचर, यहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर, यहां पर भी तकरीबन 35 डिग्री टेम्परेचर। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि जो शहरी क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, वहां का टेम्परेचर आपको 35 से लेकर के 40-42 डिग्री टेम्परेचर जो है सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगा और ये स्थिति जहां देखने को मिले इसी को कहा गया है हीट आइलैंड। ठीक है, और इसके इफेक्ट को हीट आइलैंड इफेक्ट कहा गया है और ये शहरी क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए कंप्लीट वर्ड इसे कहा गया अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट तो है लेकिन क्या होगा? इससे तरह तरह की समस्याएं हो रही है, तरह तरह की बीमारी लोग जो है उससे शिकार हो रहे हैं और खास करके जो वनरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी हैं वे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब ये वंचित समुदाय कौन है? जैसे कि बूढ़े व्यक्ति हो गए, जैसे कि बच्चे हो गए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हो गई, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति हो गया, या ऐसे व्यक्ति जो कि बीमार हैं या जिनके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर है, ऐसे लोग इस कंडीशन से अधिक प्रभावित हो रहे हैं और ये शहरों से हो रहा है। और इस दुनिया पे शहरों की स्थिति भूभाग के हिसाब से कितना है? केवल 3%। तो ये 3% भूभाग जो है इस दुनिया का, वह 97% भूभाग के लिए समस्या बन रहा है। क्योंकि यहां पर लोग जो है एसी चलाएंगे, यहां पे सबके पास गाड़ी रखना चाहेंगे ये, और इसका प्रभाव जो है इन क्षेत्रों पर फिर पड़ेगा। यहां से गर्म हवाएं जो है बाकी जगह पर पड़ेगा। जो सब अर्बन एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहां की स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती जाएगी। यही यहां पर बताने की कोशिश की गई है। क्योंकि यहां पर देखिए शहर जो है ना वह कंक्रीट जंगल हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा जगह हो जाता है जहां हर जगह आपको कंक्रीट देखने को मिलेगा। इस वजह से ना वहां पानी संग्रहित हो पाता है, ना वहां पर वेपराइजेशन फिर इस वजह से हो पाता है, और फिर रेन वाटर जो है वह लगातार उसकी मात्रा जो है वह कम होते जाता है। और स्थिति यहां पर जो लोग रहते हैं वो अपने लाइफ स्टाइल को बहुत सही नहीं किए हुए हैं। उन्होंने जल को संग्रहण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इनका रहन सहन जो है पूरी धरती के लिए वो समस्या का कारण बन रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ग्रीन हाउस एमिशन जो है वह 78% ये सिर्फ इस एरिया के लोग कर रहे हैं, जो कि 3% भूभाग पे रह रहे हैं शहर में। तो यही बातें यहां पर इस तरह से कहा गया है कि अगर आप यहां पर इस तरह की स्थिति करेंगे तो ये जो कंक्रीट हो गया है, तो यहां पर जो सतह है, जो जमीन का सतह होता है, ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फिर यहां से कूलिंग नहीं होगा। और इस जगह पर आप फिर एक समस्या ये हो जाएगा कि ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कम जाएगा, क्योंकि वर्षा जल जो है वहां संग्रहित नहीं हो रहा है, और ये समस्या आगे बढ़ते जाएगा। जबकि इसका वाइस वर्षा जो है ठीक उल्टा आपको उन जगहों पर देखने को मिलेगा जहां पर ग्रीनरी है, जहां पर आप देखेंगे हरियाली ऐसे बना हुआ है, रूरल एरिया वगैरह की ये बातें कही गई है। और इस तरह की अगर टेम्परेचर बढ़ता है फिर किस तरह की स्थिति हो सकता है, जैसे कि आप स्ट्रेस की स्थिति देख सकते हैं, अब बहुत तरह की बीमारी की बातें की गई है यहाँ पर, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ बातें और भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो फिर अफ्रीका के लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डू अफ्रीकन सिटीज एक्सपीरियंस। तो अफ्रीका के लोगों का जो है हेल्थ पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो देखिए अभी कहा गया कि 3.3 से 3.6 बिलियन पीपुल जो हैं पूरे ग्लोब पे मैं बात कर रहा हूं, वैश्विक लेवल पर बात कर रहा हूं, वो जो है हाईली वनरेबल क्लाइमेट में रह रहे हैं। ऐसा क्लाइमेट जो उनके रहने लायक नहीं है। जैसे दिल्ली की बात करूं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन दिल्ली का टेम्परेचर जो अभी है बाहर का वह 42 डिग्री सेल्सियस है। अब जाहिर सी बात है कोई भी मानव 42 डिग्री सेल्सियस पे रहने लायक नहीं बना है, उसकी ऐसी अवसंरचना नहीं है। हाँ, लंबे समय से हमने इसे अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अगर स्थिति ऐसे ही बढ़ती रही तो आप देख रहे हैं हीट वेव की बात की जा रही है। इस बार तो यह भी कहा जा रहा है कि हीट वेव जो है वह 10 से 20% तक जा सकता है, जो कि पहले कभी 5% से कम हुआ करता था। और इस बार तो यह भी कहा जा रहा है हीट वेव मतलब लू वगैरह चलने की जो बात कही जा रही है वह बढ़कर के बहुत ज्यादा करीब 20 दिन या 1 महीना के आसपास जा सकता है।
और चूंकि अभी जनरल इलेक्शन भी चल रहा है तो इस तरह की स्थिति और खराब लोगों के लिए हो सकती है। यही बातें यहां पर कही गई है इस रिपोर्ट में कि ये पूरे ग्लोब पे देखा जा रहा है और इसका प्रभाव अफ्रीका पे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और कहा गया है यहां पर देखिए इन सब वजहों से फ्लड आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं सूखा हो रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बीमारी हो रही है, लोगों को नए नए बीमारी हो रही है जिस बीमारी से बच पाना मुश्किल हो रहा है। जहां अगर इस तरह की बीमारी हो गई तो मान के चलिए कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जा रही है। यहां पर यह कहा गया है कि देखिए इन सब वजह से 8.5 मिलियन जो लोग हैं मरने वाले हैं। कब तक? 2050 तक। यानी कि आने वाले 25 साल में क्लाइमेट चेंज से जो स्थिति उत्पन्न हो रहा है इसके वजह से 8.5 मिलियन लोगों की मृत्यु होने वाली है। यही बात सूखा को लेकर भी कहा गया है। सूखा भी जो है किसी ना किसी वजह से आप देखेंगे हिट से ही प्रभावित है, इसी वजह से सूखा हो रहा है। और इसके वजह से भी अगर आप देखेंगे तो कहा गया है 2050 तक 3.2 मिलियन लोगों की मृत्यु होने वाली है। आप समझ सकते हैं, ये वैश्विक लेवल की बात कर रहा हूं। तो इस वजह से कितनी, और अगर आप हेल्थ की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि आजकल लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है, तरह तरह के मेंटल हेल्थ क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है सूखा के वजह से भी, या बहुत सारे आप देखेंगे कि जल प्रदूषित हो रहा है। इन सब वजहों से तरह तरह की यहाँ पर बीमारियां लोगों में देखी जा रही है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन भी जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका वजह क्या है? फॉसिल फ्यूल का जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं। हर व्यक्ति के पास गाड़ी चाहिए, हमें बिजली संयंत्र चलाना ही है। इन सब वजहों से लगातार देखा गया है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। और एयर पोल्यूशन के वजह से 5 मिलियन डेथ हो रहा है पर ईयर। ये अभी यहां पर इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है। तो समय के साथ अगर आप देखेंगे तो समस्या और भी बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर जल प्रदूषित होता है, हवा प्रदूषित होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वह एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। उनकी पूरी जो आप कह सकते हैं माली हालत है कृषि पर, और कृषि जो है वो मानसून से चलता है, और मानसून का चक्र बदल गया तो लोगों की बर्बादी तय है। यही अफ्रीका में देखा जा रहा है। आप इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं आप सापेक्षता के आधार पर भारत से मिला के चलिए, क्योंकि स्थिति एक ही जैसी है। ठीक है, क्योंकि ये चाहे आपको मैंने ये ग्लोब पे दिखाया था, ये अफ्रीका की स्थिति देखिए और भारत की अवस्थिति देख लीजिए। ये जो है ना, ये पूरा एरिया, ये ग्लोबल साउथ आजकल एक टर्म दिया गया है नया। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल साउथ कहा गया है, दक्षिणी गोलार्ध की बात की गई है, इसमें अफ्रीका भी है, भारत भी है। तो भारत पर भी इसका ठीक ठाक प्रभाव पड़ने वाला है, लगभग यही चीजें। और प्रभाव पड़ने वाला है या प्रभाव पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इन चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। सॉल्यूशन को लेकर के बात कहा गया कि देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसे प्रमोट करना पड़ेगा। यानी कि शहर में अगर वर्षा हो रहा है तो अपने छत पर आप वाटर को स्टोर कर लीजिए, फिर टैंक के माध्यम से ग्राउंड में उसे भेजिए, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल हो वह फिर बढ़ सके, वह रिचार्ज हो सके, और फिर वहां से वेपराइजेशन और तमाम तरह की चीजें हो सके। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन की भी बात की गई, जो मैंने कहा कि डाउन टू अर्थ ने इस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये प्रोजेक्ट चल रहा है अफ्रीका में, अफ्रीका के लोगों के द्वारा चल रहा है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके चला जाया जा रहा है। और इस जो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है वह दिया गया है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। फिर से समझ लीजिए, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, इसे समझना होगा। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप को आप देख रहे हैं, और मैंने कहा कि यह एरिया जो पड़ जाता है यह सहारा मरुस्थल है। ठीक है, और यह एरिया जो पड़ जाता है, आप इस तरह से इस तरफ वाला क्षेत्र को कह सकते हैं सवाना का घास यहां पर, और ये जो पड़ता है यह आप कह सकते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र पर जाता है, इसे साहिल आप कह सकते हैं। आपने ज्योग्राफी पढ़ते हुए इन सब शब्दों से रूबरू आप हुए होंगे, मैं बहुत विस्तार से इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा जो यहाँ मोटो है आपको समझाने का वह कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये पूरा तस्वीर आपको दिख रहा है ना, ये मरुस्थल है। अब देखिए इस मरुस्थल पर छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, घास दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है, यही बात है। और फिर ये 3 शब्द क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, इस पर हम गौर करने वाले हैं कि लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए यहां पर पहले इन तस्वीरों को आप अच्छे से देख लीजिए। एक बड़ा सा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा सा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। जहां तक नजर जाए बालू ही बालू दिखेगा। आप समझिए कि एक बूंद पानी वहां नहीं, और मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। मरुस्थलीकरण कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि आप देखेंगे, ये देखिए ये एरिया पूरा मरुस्थल है। ठीक है, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां से अगर ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसके चपेट में बाकी देश आएंगे, बाकी जनजीवन आएगा, ये भी रहने लायक जगह नहीं बच जाएगा। यही लगातार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें ही डाउन टू अर्थ ने कहा है कि अगर ये समस्या हो गया तो यहां पर तो इतनी बड़ा पॉपुलेशन है,
55 से अधिक देश हैं, इनका क्या होगा, ये कहां जाएंगे? शरणार्थी समस्या पूरे दुनिया भर में फैल जाएगी और फिर किस इस तरह की स्थिति हो सकती है, इस पर अभी से ही नजर देने की जरूरत है। तो इसको लेकर के अफ्रीका के लोग जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं, उन्होंने कहा कि हम मिलकर के कुछ काम करेंगे और बहुत सारे देश एक साथ आए और एक साथ आकर के कुछ काम कर रहे हैं, जिसका मैंने नाम दिया था ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना होगा, एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई। ठीक है, तो वैसा ही कुछ एक किया गया है, ग्रेट ग्रीन वॉल किया गया। अब ये ग्रीन वॉल क्या है, ठीक है, इसी पर हम गौर करने वाले हैं। देखिए, इस काम को जो किया जा रहा है यहां पर इन लोगों के द्वारा, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, देखिए किस तरह से कितनी तन्मयता के साथ इस काम को किया जा रहा है। एक पूरा मरुस्थल रहता है और धीरे धीरे वहां पर ये काम करके लंबे समय से, ठीक है, अपने हाथों से, मैंने कहा कम संसाधन खर्च करके, क्योंकि यहां पर संसाधन है भी नहीं लोगों के पास, लेकिन इच्छा शक्ति है कि हम इस चीज से निपट लेंगे। और यहां पर देखिए लोगों ने करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम आप देखिए, ये जो मरुस्थल लगातार बढ़ता जा रहा था, अब देखिए यहां पर आपको थोड़ी थोड़ी हरियाली लंबे समय में ये हरियाली देखने को मिल रहा है, यानी कि और यहां पर भी पौधे लगाए जा रहे हैं, समय के साथ यहां भी चीजें बेहतर होगा। तो ये मरुस्थल लगातार बढ़ रहा था इस एरिया में, लेकिन जब यहां पर लोगों ने पौधा इस तरह से लगाया तो अब जो है मरुस्थलीकरण रुक गया है, डेजर्टिफिकेशन यहां से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो लोगों ने एक तरह से एक दीवार खड़ी कर दिया, एक दीवार खड़ी किया, किस चीज का, ग्रीन वॉल कर दिया लोगों ने, कि अब जो है मरुस्थल तुम इधर नहीं आओगे, इधर हम रहने वाले हैं, तुम उधर रहो। और इसके लिए ग्रीन वॉल कहने का मतलब है पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए। ठीक है, और इस तरह से लोग निपटने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है अभी और चल रहा है। देखिए ये जो जगह है, इसको मैप से मैं आपको समझा देता हूं। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इसे कहा गया है, ये अफ्रीका का होने वाला है। और देखिए ये यहां से, मैंने पहले भी कहा कि ये एरिया जो पूरा पड़ जाता है, ये सहारा मरुस्थल, इसे हम साहेल वाला एरिया कहेंगे। साहेल मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन एरिया समझ लीजिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि संक्रमणकालीन क्षेत्र, जैसे कि आपका गांव जहां होगा, ठीक है, और फिर शहर, आपका नजदीकी शहर होगा, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा एरिया होगा जहां पर गांव के भी कुछ लक्षण देखने को मिल जाएंगे और जहां पर शहर के भी कुछ लक्षण देखने को मिल जाएंगे। यानी कि वहां से गांव अब खत्म हो रहा है और वहां से शहर की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे एरिया को जो कहेंगे, वहां पर उस क्षेत्र के हिसाब से ये संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। संक्रमणकालीन कहने का तात्पर्य हो गया जहां पर दो चीजों के लक्षण देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये जो एरिया पर जाता है साहिल वाला, ये सहारा मरुस्थल, तो यहां तो पूरी तरह से मरुस्थल हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया आपका साहिल वाला एरिया। और ये वाला जो एरिया पर जाता है, कुछ ये वाला एरिया, इसके ठीक बाद ये सवाना का पड़ता है। सवाना मतलब देखिए मरुस्थली वाला के बाद जो होता है, वहां पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, लेकिन घास के मैदान तो हो ही सकते हैं। तो यहां पर ये घास के मैदान हो गए, ये मरुस्थल हो गया, और ये मरुस्थल बढ़ रहा है, इधर तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए लोगों ने क्या कहा कि यहां पर हम एक वॉल बनाएंगे, एक दीवार बनाएंगे, और दीवार क्या होगा, ये ग्रीन वॉल बनाएंगे। तो ये साहिल वाले क्षेत्र में जो है, यहां पे पौधारोपण वगैरह किया जा रहा है तेजी से, ताकि एक वॉल क्रिएट हो जाए कि मरुस्थल इधर रहे और हम जनजीवन इधर रहेगा, इधर हम इसे नहीं बढ़ने देंगे। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट किया गया। और इस क्षेत्र में जितने भी कंट्री हैं, देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ, ये सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए समस्या क्या है, सामूहिक है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक देश की समस्या नहीं है। तो समस्या यदि सामूहिक होगी तो जाहिर सी बात है समाधान भी सामूहिक ही ढूंढना पड़ेगा। और ये काम जो है बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सूझबूझ के साथ अफ्रीकी देश कर रहे हैं, और इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि मरुस्थलीकरण जो है यहां तक आकर के आप कह सकते हैं धीरे धीरे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सहारा मरुस्थल यहां पर है और ये धीरे धीरे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कोशिश इसके माध्यम से यहां पर किया गया है। फाइनल जो है अचीवमेंट क्या करना चाहते हैं, इसमें देखिए ये जो साहिल वाला एरिया है, इसमें चाहते हैं कि पूरी तरह से पौधारोपण कर दें। और देखिए यहां पर ये वाला जो पूरा एरिया, इस तरह से पौधारोपण करें और फिर जनजीवन को हम बचा लें। ये पूरी कोशिश की गई है। इसी कोशिश का नाम दिया गया है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इतना मामला समझ में आ गया। दो तीन बातें आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी था, जैसे कि आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे या फिर पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू समझे, तब भी। एक तो मैंने बताया था आपको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट,
ठीक है। दूसरा मैंने बताया ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। इन दोनों चीजों पर आपको सही से नजर रखना चाहिए। इसके अलावा सवाना क्या होता है, साहिल क्या होता है, सहारा मरुस्थल की चर्चा मैंने किया। तो इन सब चीजों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, ये टॉपिक आपने पढ़ा अफ्रीका के नजरिए से, लेकिन इसको जोड़ करके देखिए, ठीक है। इसको भारत के नजरिए से भी देखिए। इसको आप देखिए, अभी दुबई में किस तरह की स्थिति हो गई थी, क्लाइमेट कितना चेंज हो गया था, बाढ़ की समस्या बन गई, इतनी बारिश वहां पर हो गई। इसको यूरोप को लेकर के देखिए, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पर। तो अगर आप पूरे वैश्विक स्तर पर इसको जोड़ करके देखेंगे, तब आपकी समझ इसको लेकर के बहुत विकसित हो पाएगी। चलिए, एक प्रश्न है इस पर, और ये प्रीलिम्स के स्तर का है। जवाब दीजिए इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में जलवायु परिवर्तन की वजह से अत्यधिक बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं देखी गई है? ये 4 यहां पर विकल्प दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। आप क्या सोचते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, वहां के विभिन्न देशों के सरकार ने इनिशिएटिव लिया है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका के लिए, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में कहीं भी आप इससे जोड़ पा रहे हैं? तो आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।